हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 9th साइंस का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। इसका पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, 2, 3 आ गया है, जिसमें हर एक में 10-10 क्वेश्चन किए हैं। 1 से 10 क्वेश्चन, 11 से 20 क्वेश्चन और 21 से 30 क्वेश्चन। इस पार्ट में हम लोग 31 से लेकर 40 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो इसके देखने के बाद भी देख सकते हैं, या पहले देख कर आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, शुरू करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन से, निम्न में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, पहले एक तरीका सीख लेते हैं। उसके बाद एक फार्मूला होता है मोल की संख्या। मोल की संख्या के लिए क्या होता है, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार, या भार बटा अनुभार, या संख्या बटे एन। संख्या बटे क्या होता है, एन, जिसको करते हैं अवोगाड्रो नंबर। इसका मान होता है एन का मान 6.023 × 10⁻23। कितना बोले, 6.023 × 10⁻23। और क्या होता है, एक फार्मूला होता है वॉल्यूम, यानी आयतन बटा 22.4 लीटर। आयतन किसका, सभी का नहीं, गैस का आयतन। तो ये अगर तीनों फार्मूला एक साथ फार्मूला याद है, भार बटा अनुभार, संख्या बटे एवोगाड्रो नंबर पूछेगा। एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23, और आयतन बटा 22.7। ये आयतन जो होना चाहिए, आयतन मतलब 22.7 लीटर। आयतन कौन, STP पर, STP में स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन प्रेशर। एक ATM प्रेशर होना चाहिए और रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री C के आसपास। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ग्राम दिया हुआ है, कितना, 54 ग्राम जल। तो कौन सा है, भार है दिया हुआ है, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, भार बटा अनुभार। मोल का फार्मूला पहले के लिए, मोल का फार्मूला क्या लगा, मोल बराबर भार दिया, भार बटा अनुभार। भार तुमको पता है कितना है, भार हमको पता है 54 ग्राम दिया है, लेकिन अनुभार कल निकालना सीखे। जल का फार्मूला क्या होता है, H2 होता है, H का अनुभार 1 होता है, 2 है तो 2 से गुना करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको 2 + 16 किए तो 16 2 कितना हुआ, 18 हो गया, 18। देखिए यहाँ की, यहाँ 18 दिया 54। मोल कितना है, 3 मोल हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए, इसमें क्या है, पहला ये मोल हो गया। दूसरा देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन है, किसका मोल निकालना है। 2 नंबर में कहा है 12.046 × 10⁻23 चीनी के अणु है। यानी ये क्या है, संख्या दिया हुआ है, चीनी के अणु कितने संख्या में। तो फार्मूला मोल की संख्या के लिए क्या लगाएंगे, संख्या बटे एन। तो यहाँ मोल बार ले लाएंगे, फार्मूला क्या है, संख्या बटा एन। संख्या का मान कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 12.046 × 10⁻23। और एन का मान कितना होता है, एन का मान यहाँ लिखा है, कितना होता है 6.023 × 10⁻23। 10⁻23 कट गए, इससे 2 बार कट गया, तो मोल की संख्या कितनी आ गई, मोल की संख्या हमारा 2 आ गई। अगला देखिए 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर किसका मोल कह रहा है, तो 3 नंबर कह रहा है कि 112 लीटर नाइट्रोजन गैस STP पर है, मोल बताइए। अब 112 लीटर नाइट्रोजन गैस है, तो 112 लीटर क्या है, आयतन है। तो आयतन का माने मोल का फार्मूला क्या होगा, आयतन बटा 22.4। मोल का फार्मूला लगाएंगे, मोल बराबर आयतन बटा 22.4 लीटर। आयतन कितना दिया है, आयतन दिया है इसका 112 बटे 22.4। दशमलव को हटाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे और काटेंगे तो 5 बार में कितना, 5 बार में, हाँ पूरा बार 5 बार में पूरा पूरी कट जाएगा 5 बार। यानी मोल की संख्या कितने आ गई, 5। जब भी मोल निकालने दे तो भार देगा तो भार बटे अनुभार लगाना है। अगर संख्या दे दिया तो संख्या बटे एन लगाना। आयतन दिया है तो आयतन बटे 22.4 लगाना। अगला देखिए, कह रहा है डाल्टन की परमाणु संरचना को लिखे। तो डाल्टन क्या,
डाल्टन ने अपना परमाणु संरचना दिया था, उसमें बताया था परमाणु के बारे में। कौन था? परमाणु के बारे में। परमाणु के बारे में बताया था कि किसी तत्व को लगातार काटते जाइए, छोटा करते, आधा हो गया, ये आधा को भी छोटा कीजिए, इस आधा को भी छोटा कीजिए, ऐसा करके छोटा करते जाइए। जब वो सबसे छोटा बचे तो उसको क्या कहेंगे? परमाणु। यानी पहला पॉइंट क्या बोला था? परमाणु किसी पदार्थ का अविभाज्य कण, जिसको काटा और काटा नहीं जाए, इतना छोटा हो जाए कि और टुकड़ा नहीं किया जाए, जो सबसे छोटा बटेगा वो क्या होगा? परमाणु। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है, पहला बोला था। उसके बाद बोला था एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। दूसरा बात क्या बोला था? जैसे मान लिया हाइड्रोजन का परमाणु है तो सभी परमाणु आपस में समान होंगे। उसके बाद बोला था अलग तत्व के परमाणु आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। एक तत्व के परमाणु आपस में समान होंगे, अलग तत्व के परमाणु आपस में क्या होंगे? अलग। देखिए इन बातों को लिख लीजिए, जो 2-3 बात बोले हैं। देखिए डाल्टन के परमाणु संरचना निम्न है। पहला, किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण, जिसे और टुकड़ा नहीं, पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु होगा, परमाणु कहलाता है। ये डाल्टन ने बोला था, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं परमाणु को में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, यानी उसका भी टुकड़ा हो सकता है, लेकिन डाल्टन बोले वो ये बात पूछ रहा है। दूसरा क्या? किसी एक तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। तीसरा बात क्या बोला था? तीसरा बात बोला था अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। इनका तीनों बात को बाद में खंडन किया गया, लेकिन अगर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछेगा, पढ़ना क्यों होता है? क्योंकि इन्होंने परमाणु के बारे में पहला प्रयास तो खोज का किया ना, बहुत बड़ी बात है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है परमाणु उदासीन होता है क्यों? तो परमाणु क्या होता है? देखिए परमाणु के नाभिक होता है, पूरा सा बड़का सा परमाणु होता है। तो परमाणु में प्रोटॉन होता है, P+ लिखते हैं प्रोटॉन को, N न्यूट्रॉन लिखते हैं। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। N0 है तो पहले इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितनी संख्या में प्रोटॉन होगा उतनी संख्या, मान लीजिए 5+ में है और 5 माइनस में हो जाए तो पूरा कट के कितना होगा? 0 होगा। तो जितना प्लस वाला संख्या होता है उतना माइनस वाला होता है, इसलिए वो कट जाता है और 0 हो जाता है। 0 का मतलब क्या है? न प्लस है न माइनस है, इसी को क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। तो लिखेंगे परमाणु के नाभिक में, क्या लिखेंगे? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का मतलब P+, प्रोटॉन की संख्या बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते, प्रोटॉन की संख्या कक्षा में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के समान होता है, यानी +5 का है तो माइनस भी 5 का होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस है या माइनस है, इसके कारण क्या होता है? एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, बराबर क्या होगा? 0। यही कारण है कि
परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन होता है। एक फिगर अच्छा से बना दीजिए। प्रोटॉन प्लस और क्या होता है? N0 न्यूट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते रहता है। तो कहें यहाँ जो होता है प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी कारण प्लस बराबर माइनस होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा और परमाणु क्या होगा? उदासीन होगा। अगला देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है कोशिका एवं ऊतक को परिभाषित करें। कोशिका क्या होता है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका होता है और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो कोशिका को बोलते हैं जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक माने जो भी सजीव बना हुआ है जो कोशिका से ही बना हुआ है, यानी वही संरचना है, कोशिका ही है। क्रियात्मक माने जो भी पूरा शरीर में काम होता है वो कोशिका के द्वारा ही होता है। तो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य एवं संरचना में समान हो। मान लीजिए हाथ का कोशिका ले लिए, एक माथा का कोशिका ले लिए, दिमाग का कोशिका ले लिए, और दोनों के समूह तो हो गया ऊतक? नहीं, ऊतक नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी संरचना और कार्य समान नहीं है। हाथ की कोशिका का काम अलग है, दिमाग की कोशिका का काम, हाथ की कोशिका का काम लिखना है, दिमाग की कोशिका का काम क्या है? सोचना है। इसलिए एक ही स्थान का कोशिका लीजिए और उसके समूह को ऊतक कहेंगे, क्योंकि उसकी संरचना भी समान होगी। क्या है? हाथ का कोशिका, तो अगर दो जगह का हाथ का कोशिका लेंगे तो बना भी समान होगा और उसका कार्य भी समान होगा। तो जब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसका कार्य और संरचना दोनों समान हो तो इसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। पहले लिखते हैं कोशिका के बारे में। जीवन की या जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ऊतक किसको कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं का वैसा समूह, कोशिकाओं का वैसा समूह जिसकी कार्य एवं संरचना समान हो ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। अगला क्या है क्वेश्चन? रक्त क्या है? इसका कार्य। रक्त क्या है? एक ऊतक है। ये तरल है कि नहीं? तरल है। और क्या करता है? एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है, तो उसको कहते हैं संयोजी। तो रक्त कैसा है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? याद रखिएगा, तरल संयोजी ऊतक है, जिसका पीएच मान कितना होता है? एक अम्लीय एक क्षारीय 7.4 होता है। और 7 से ज़्यादा पीएच मान होता है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। 7 से कम होता है तो अम्लीय कहते हैं। एक चीज तो ये हो गया, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, इसके कारण यह क्षारीय। इसका कार्य क्या है? तो कार्य क्या है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। शरीर का तापमान कितना होता है? जो 37 डिग्री सी है, न गर्मी में बढ़ता है न ठंडा में घटता है। तो ये क्यों होता है? ये रक्त के कारण होता है। दूसरा काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो हम सांस लेते हैं सांस के द्वारा ऑक्सीजन शरीर में जाती है। शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो ऑक्सीजन कौन ले जाता है? ये रक्त ही होता है। तो दो काम हो गया, एक शरीर के ताप का नियंत्रण करना और दूसरा क्या? ऑक्सीजन का परिवहन करना। परिभाषा क्या हुआ? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है।
इस कारण यह क्षारीय है। क्षारीय है। इस कारण क्या है, ये क्षारीय है। अब समझिए, कार्य पूछ रहा है, रक्त का कार्य। क्या पूछा? रक्त का कार्य। तो रक्त का दो कार्य है। रक्त का कार्य कौन सा कार्य? पहला है शरीर के ताप का नियंत्रित करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विभाज्य उत्तक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाज्य उत्तक क्या होता है? देखिए, पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक विभाज्य उत्तक होता है, एक अस्थायी उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक ऐसा उत्तक जो वृद्धि और विकास में सहायता करता है। विभाज्य उत्तक कौन कौन प्रकार का होता है? एक होता है एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब शीर्षोत्तक, लेटरल का मतलब पार्श्वोत्तक, इंटरकैलरी का मतलब अंत उत्तक होता है। देखिए, विभाज्योत्तक की परिभाषा पहले लेना है। विभाज्योत्तक यह पादप में पाया जाता है, तो लिखेंगे वह पादप उत्तक जो पौधों में वृद्धि एवं विकास का काम करता है। कार्य करता है, विभाज्य उत्तक कहलाता है। ज्योतक कहलाता है। समझ गए? विभाज्य उत्तक वह पादप उत्तक जो पौधों में वृद्धि में विकास का कार्य करता है, विभाज्य उत्तक कहलाता है। इसका प्रकार कह रहा है, विभाज्य उत्तक का प्रकार। तो विभाज्य उत्तक 3 प्रकार का होता है। विभाज्योत्तक 3 प्रकार का होता है। पहला कहते हैं एपिकल का मतलब शीर्षोत्तक। दूसरा लेटरल, पार्श्वोत्तक। तीसरा इंटरकैलरी, इसको कहते हैं अंतर्देशीय उत्तक। समझ लेते हैं तीनों का मतलब। एपिकल का मतलब जो पौधे के लंबाई बढ़ाने यानी ऊपरी भाग में वृद्धि करे। मान लीजिए इतना बड़ा पौधा है, इसके ऊपरी भाग में जो वृद्धि कर रहा है उसे एपिकल कहते हैं। दूसरा क्या है? लेटरल में जो मोटाई वृद्धि कर दे उसे क्या कहेंगे? लेटरल कहेंगे। इंटरकैलरी में 2 गांठों के बीच, मान लीजिए बांस के 2 गांठ हैं, जहाँ भी 2 गांठ है, 2 गांठों के बीच जो लंबाई वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी। तो तीनों मतलब समझ गए होंगे। ऐसा विभाज्य उत्तक जो लंबाई बढ़ाता है उसको कहते हैं एपिकल, जो मोटाई बढ़ाता है उसको कहते हैं लेटरल, और जो गांठों के बीच की दूरी बढ़ाता है, गांठों के बीच की दूरी, उसे क्या कहते हैं? इंटरकैलरी कहते हैं। आगे चलते हैं। हो सकता है पूछ दे एपिकल तो क्या होता है? वो ऐसा पादप उत्तक जो लंबाई बढ़ाता है। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थायी उत्तक क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। एक बताएं पादप में विभाज्य उत्तक होता है, दूसरा अस्थायी उत्तक होता है। विभाज्य उत्तक मतलब वह पादप उत्तक जो पौधों में वृद्धि और विकास का काम करता है, विभाज्य उत्तक। अस्थायी उत्तक वह पादप उत्तक जो पौधों में वृद्धि और विकास का काम नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। तो क्या है अस्थायी उत्तक? वह पादप उत्तक जो पौधों में वृद्धि एवं विकास का कार्य नहीं करता है,
विकास का कार्य नहीं करता है इसे क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक कहलाता है। ऊतक कहलाता है। देखिए, अस्थायी ऊतक दो प्रकार का होता है। अस्थायी ऊतक बांट देते हैं, एक अच्छा चार्ट बना देते हैं, समझा देते हैं। अस्थायी ऊतक को कहते हैं को सरल अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? सरल अस्थायी ऊतक। एक को बोलते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। क्या बोलते हैं? जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक और जटिल। सरल अस्थायी ऊतक का मतलब क्या होता है? तीन प्रकार का होता है सरल अस्थायी ऊतक, जो जिसकी संरचना सिंपल हो, और जटिल अस्थायी ऊतक ऐसा अस्थायी ऊतक जिसकी संरचना थोड़ा कठिन हो। इसको एक कहते हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। दूसरा बोलते हैं कोलेनकाइमा। दूसरा कोलेनकाइमा। और तीसरा बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। पहला क्या बोले? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल अस्थायी ऊतक में क्या है? जाइलम फ्लोएम। जाइलम। और दूसरा क्या है? फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा। देखिए, कोलेनकाइमा किसे कहते हैं? वह सरल अस्थायी ऊतक जो पौधों में भोजन संग्रह करने का कार्य करता है। क्या का भोजन संग्रह करने का काम कौन सा करता है? यानी भोजन जमा करने का काम करता है। कोलेनकाइमा का मतलब क्या होता है? कोलेनकाइमा जो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। लचीलापन, जैसे उसकी पत्ती को देखिएगा, पत्ती की डांट को, तो लचीलापन प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा पौधे को किसी भाग में कठोरता प्रदान करता है। जैसे समझिए कि नारियल का जो ऊपरी भाग होता है बहुत कठोर होता है, उसमें क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा। तो समझ गए? पैरेनकाइमा भोजन संग्रह करता है, कोलेनकाइमा लचीलापन प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा कठोरता। जाइलम का काम क्या है? ये जटिल अस्थायी ऊतक में जाइलम का काम है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करना, और फ्लोएम का काम है जब खाना बन जाए, यानी भोजन का परिवहन करना। क्या? भोजन का परिवहन करना। ये दोनों परिवहन ऊतक है। ये तीनों जो है संग्रहण, लचीलापन और कठोरता वाले ऊतक है। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां को समझा दे। ऐच्छिक मांसपेशियां क्या होती है, अनैच्छिक मांसपेशियां क्या होती है, समझे। वैसे मांसपेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करता है ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाते हैं। जैसे हाथ आप उठाना चाहेंगे तो उठेगा, नहीं उठाना चाहेंगे तो नहीं उठेगा, तो हाथ की मांसपेशियां ऐच्छिक मांसपेशियां है। लेकिन अनैच्छिक मांसपेशियां मतलब, अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं कार्य करता है। जैसे आँख की मांसपेशी मान लीजिए कोई आवाज़ किया या कुछ गड़दड़ पड़ा तो उठते आँख की मांसपेशी अपने आप बंद हो जाती है। हृदय की मांसपेशियाँ हमेशा धड़कते रहती है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी, तो ये सब क्या हो गया? अनैच्छिक मांसपेशी। जो मांसपेशी आपकी इच्छा के अनुसार चल रही है ऐच्छिक, और जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही अनैच्छिक मांसपेशियाँ। पहला क्या है? ऐच्छिक मांसपेशियाँ। वैसी मांसपेशियाँ जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, ऐच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती है। जैसे हाथ की मांसपेशियाँ, पैर की मांसपेशियाँ में मसल, जैसे हाथ की
मांसपेशियाँ। पैर की मांसपेशियाँ। अनैच्छिक मांसपेशियाँ। और कौन सी है? अनैच्छिक मांसपेशियाँ। वैसी मांसपेशियाँ जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, नहीं करती है, अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती है। अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहलाती है। कहलाती है। जैसे हृदय की मांसपेशियाँ, जैसे हृदय में दिल, हृदय की मांसपेशियाँ। अगला देखिए, कह रहा है 39 नंबर में, माइटोकॉन्ड्रिया का स्वच्छ नामांकित चित्र बोले। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? कोशिका में होता है जो कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका चित्र कैसे बनता है देखिए अच्छे तरह का। इसमें क्या होता है? 2 लेयर होता है। एक होते हैं आउटर लेयर यानी बाहरी परत, एक होता है इनर लेयर। इनर लेयर देखिए कैसे होता है इनर लेयर। इस प्रकार होता है इनर, इसको कहते हैं भीतरी परत। भीतरी परत जो उंगली जैसा धसा ये है, इसको बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में जो उंगली नुमा संरचना पाई जाती है उसे बोलते हैं क्रिस्टी। उसके बाद इसमें लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं लिक्विड को? मैट्रिक्स। तो इस लिक्विड को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें एक साइकिल चलता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। अब पूरा को क्या है? पूरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखते हैं, न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। न्यूरॉन क्या होता है समझिए। न्यूरॉन जो होता है दिमाग की कोशिका होती है, दिमाग का उत्तक होता है, कोशिकाओं के समूह होता है। तो इस प्रकार न्यूरॉन रहता है। देखिए बना देते हैं अच्छा से। इस प्रकार होता है। अंत में क्या होता है? इसमें गांठ होता है। यहाँ इसको क्या बोलते हैं? इसमें केंद्रक एक होता है, इसमें इसके बाद कुछ पदार्थ होता है। चलिए
नाम लिखते हैं। देखिए सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है जिसमें सूचना ग्रहण किया जाता है, कोई चीज़ मान लीजिए जलन हाथ में हुआ तो सूचना ग्रहण करेगा कि जलन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। उसके बाद क्या है? इसको बोलते हैं केंद्रक। बीच वाला को क्या बोलते हैं? केंद्रक, जिसे कोशिका का दिमाग कहा जाता है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव है। क्या है? कोशिका द्रव में कोशिका में पाया जाने वाला तरल पदार्थ, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। अगला क्या है? अगला देखिए, ये लंबी से जो डंटी जिससे संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। उसके बाद ये बीच में जो गैप दिख रहा है दो, इसके बीच गैप, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर। रेनबियर का नोड, रेनबियर का नोड। ये जो ढाल दिख रही है बाहर बाहर एक परत दिख रही है इसे करके, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन ढाल, माइलिन ढाल। और इसको बोलते हैं सिनेप्टिक गांठ। अंतिम वाला को जो गांठ जैसे संरचना है इसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक गांठ। ये पूरा होती है। डेंड्राइट से सूचना लिया जाता है, केंद्रक डिसाइड करता है कैसे जाएगा। एक्सॉन द्वारा सूचना यहाँ तक सिनेप्टिक गांठ तक पहुँचाया जाता है, फिर एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन फिर डेंड्राइट ग्रहण करता है। इस प्रकार दिमाग से सूचना जाता है, दिमाग से फिर उक्त अंगों तक आकर ये अपना काम करता है। तो याद रखिएगा, फिगर याद रखिए, और फिगर में कौन सा नाम है वो याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले पार्ट में हम पूरे बायोलॉजी के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके पूरे साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिवीजन अच्छे तरीके से खत्म हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।